પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઋષિકેશની અંદર છે અને તેઓ ખાસ આ કાર્યક્રમની અંદર જોડાઈ ચૂક્યા છે। જે રીતેનો આ કાર્યક્રમ છે, ખાસ તો અલગ અલગ કાર્યક્રમની અંદર પ્રધાનમંત્રી જોડાવાના છે। તેમાં આજે પ્રધાનમંત્રી ઓક્સિજન પ્લાન્ટનું ઈ લોકાર્પણ કરશે, જેમાં 35 પીએસએ ઓક્સિજન પ્લાન્ટ છે। દેશના અલગ અલગ શહેરોની અંદર તેઓ ઈ લોકાર્પણ માધ્યમથી ઓક્સિજન પ્લાન્ટ સમર્પિત કરશે। पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन करें। आपका इस पावन धरती पर आगमन देवभूमि के लिए एक दिव्य अनुभूति है। मान्यवर, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अतिथि देवो भव की सनातन परंपराओं के अनुरूप शॉल एवं पुस्तक भेंट कर हार्दिक अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय श्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से स्वागत संबोधन के लिए निवेदन करता हूं। माननीय श्री मनसुख मांडविया जी। उत्तराखंड की पवित्र धरती पर पधारे हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ में उपस्थित उत्तराखंड प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वर्चुअली सभी राज्य से जुड़े हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, उत्तराखंड के विधानसभा के स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी और कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से जुड़े महानुभाव, सभी उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पीएसए प्लांट के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आज का दिन उत्तराखंड और देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 7 अक्टूबर 2001 में गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और आज 7 अक्टूबर 2021 प्रधानमंत्री जी की देश की सेवा के लिए 20 साल पूर्ण हो रहा है। इस अवसर पर देश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को मैं अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी देश की सेवा में 20 साल से सतत कार्यरत है। देश की जनशक्ति को प्रधानमंत्री जी ने पहचाना और इस जनशक्ति की ताकत को महसूस करके मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये सूत्र दिया। ये सूत्र केवल नहीं है, ये देश की जनता के लिए एक मंत्र है। ये मंत्र की ताकत क्या है, ये कोरोना क्राइसिस की स्थिति में हमने देखी। देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी। हीरा मोती तो हमारे देश में भरे ही पड़े हैं। जरूरत थी उन्हें पिरोने वाले धागे की, जो माला बना सके। यह कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। आपने देखा होगा देश में जब लॉकडाउन लगा, कोरोना का संक्रमण
का फर्स्ट वेव आया, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीब लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए गरीब कल्याण पैकेज दिया। लेकिन गरीब कल्याण पैकेज के साथ मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए, देश में कोविड के सामने लड़ने के लिए सबसे बेहतर वेपन, हथियार क्या हो सकता है? वो वैक्सीन हो सकता है। ये देश में ही वैक्सीन निर्मित हो, इसलिए मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा किया, उसको प्रोत्साहित किया, और ये देश का ये इतिहास रहा है। यहां दुनिया में कोई वैक्सीन का आविष्कार होता है, 5 साल, 10 साल और 15 साल के बाद ये वैक्सीन देश में आता था। मोदी जी की दीर्घ दृष्टि, समय पर वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना, संशोधन के लिए 900 करोड़ रुपीस आवंटित करना, और ये हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल करके दिखाया। दुनिया के साथ, दुनिया में जब कोरोना का वैक्सीन आया, उसके साथ हिंदुस्तान के साइंटिस्टों ने भी हिंदुस्तान में स्वनिर्मित आत्मनिर्भर भारत के तहत वैक्सीन का उत्पादन कर दिया। हमारा यहां रोटा वायरस की वैक्सीन अमेरिका में 2006 में बनी, और भारत में आने के लिए उसको 2014 तक राह देखनी पड़ी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अमेरिका में 1986 में बनी, इसे भारत आने में 11 साल लगे थे, और वैक्सीन 1997 में भारत में आई। रेबीज की मॉडर्न वैक्सीन 1980 में भारत में 1980 में बनी थी, और भारत में 1999 में आई। वैसे ही ओरल पोलियो की वैक्सीन अमेरिका में 1961 में बनी थी, और भारत में 1970 में आई। ये परंपरा हिंदुस्तान में रही थी। एक सोच बदलती है, और देश की जनशक्ति को पहचान के उसको उजागर करने की कोशिश होती है। इसका ये परिणाम है, देश में आज स्वनिर्मित वैक्सीन भी है। हमारे ही वैज्ञानिक, हमारे ही कंपनी ने वैक्सीन बना के आज देश में वैक्सीन लग रही है। તો ઉત્તરાખંડની અંદર ખાસ ઓક્સિજન પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કરાશે। આ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, આરોગ્ય પ્રધાન મનસુખ માંડવિયા પણ ત્યાં હાજર છે, સાથે જ ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યપાલ પણ ત્યાં હાજર છે। હવે 35 જેટલા અલગ અલગ શહેરોની અંદર ઓક્સિજન પ્લાન્ટ જે છે તે સમર્પિત કરાશે, જેનું ઈ લોકાર્પણ કરશે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી, જેથી કરીને જે ઓક્સિજનની અછત સર્જાઈ હતી તે નહીં સર્જાય। इसके पास अपनी समस्याएं लेकर के आएगा, तब कोई कदम उठाएंगे। सरकारी माइंडसेट और सिस्टम से इस भ्रांति को हम बाहर निकाल रहे हैं। अब सरकार नागरिक के पास जाती है। गरीबों को पक्का घर हो, बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन हो, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन हो, किसानों के बैंक खाते में सीधे हजारों करोड़ रुपए भेजने हो, पेंशन और बीमा की सुविधा हर भारतीय तक पहुंचाने के प्रयास हो, जनहित के ऐसे हर लाभ इसी वजह से तेजी से सही हकदार तक पहुंचे हैं। साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत इसी अप्रोच से आगे बढ़ रहा है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग की बचत भी हो रही है और उसे सुविधा भी मिल रही है। पहले जब किसी को गंभीर बीमारी होती थी तो वो आर्थिक मदद के लिए यहां वहां नेताओं
या फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता था। आयुष्मान भारत ने इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अस्पताल के बाहर लंबी लाइनों, इलाज में होने वाली देरी, मेडिकल हिस्ट्री का अभाव, इस वजह से कितने ही लोग परेशान होते रहे। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इससे पहली बार इसका समाधान करने का प्रयास भी शुरू हुआ है। साथियों, छोटे छोटे उपचार के लिए, बीमारी के दौरान रूटीन चेकअप के लिए बार बार आना जाना कितना मुश्किल होता है, ये उत्तराखंड के लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है। लोगों की इस मुश्किल को दूर करने के लिए अब ई संजीवनी ऐप की सुविधा दी गई है। इससे गांव में अपने घर पर बैठे बैठे मरीज शहरों के अस्पतालों में डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहे हैं। इसका लाभ अब उत्तराखंड के लोगों ने भी उठाना शुरू किया है। भाई और बहनों, स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचाने के लिए लास्ट माइल डिलीवरी से जुड़ा एक सशक्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी होता है। 6-7 पहले तक सिर्फ कुछ राज्यों तक ही एम्स की सुविधा थी। आज हर राज्य तक एम्स पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। 6 एम्स से आगे बढ़कर 22 एम्स का सशक्त नेटवर्क बनाने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का ये भी लक्ष्य है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। इसके लिए बीते 7 वर्षों में देश में 170 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। दर्जनों नए मेडिकल कॉलेज का काम जारी है। यहां मेरे उत्तराखंड में भी रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी गई है। साथियों, उत्तराखंड के निर्माण का सपना अटल जी ने पूरा किया था। अटल जी मानते थे कनेक्टिविटी का सीधा कनेक्शन विकास से है। उन्हीं की प्रेरणा से आज देश में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम हो रहा है। मुझे संतोष है कि उत्तराखंड की सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। बाबा केदार के आशीर्वाद से केदार धाम की भव्यता को और बढ़ाया जा रहा है। वहां श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधाएं विकसित की जा रही है। मैं भी कई बार ड्रोन कैमरा के माध्यम से इन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करता रहता हूं। 4 धाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड पर काम तेजी से चल रहा है। 4 धाम परियोजना देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा तो बना रही है, गढ़वाल और कुमाऊं के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को भी आपस में जोड़ रही है। कुमाऊं में 4 धाम रोड के लगभग 150 किलोमीटर हिस्से से
इस क्षेत्र के विकास को नया आयाम मिलने वाला है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन से भी उत्तराखंड की रेल कनेक्टिविटी को और विस्तार मिलेगा। सड़क और रेल के अलावा एयर कनेक्टिविटी को लेकर हुए कार्यों का लाभ भी उत्तराखंड को मिला है। देहरादून हवाई अड्डे की क्षमता को 250 पैसेंजर से बढ़ाकर 1200 तक पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी के उत्साही और ऊर्जावान नेतृत्व में उत्तराखंड में हेलीपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, पानी की कनेक्टिविटी को लेकर भी उत्तराखंड में आज सराहनीय कार्य हो रहा है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां की महिलाओं को मिलना शुरू हुआ है। उनका जीवन और आसान बन रहा है। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले उत्तराखंड के सिर्फ 1,30,000 घरों में ही नल से जल पहुंचता था। 1,30,000 घरों में। आज उत्तराखंड के 7,10,000 से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। यानी सिर्फ 2 वर्ष के भीतर राज्य के करीब करीब 6 लाख घरों को पानी का कनेक्शन मिला है। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस कनेक्शन ने महिलाओं को राहत दी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों ने महिलाओं को सुविधा, सुरक्षा और सम्मान दिया, वैसे ही जल जीवन मिशन से हो रहा पानी का कनेक्शन महिलाओं को बहुत राहत दे रहा है। साथियों, उत्तराखंड की देश की सुरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका है। यहां का वीर नौजवान, वीर बेटियां भारतीय सुरक्षा बलों की आन बान और शान है। हमारी सरकार हर फौजी, हर पूर्व फौजी के हितों को लेकर भी पूरी गंभीरता से काम कर रही है। ये हमारी ही सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करके अपनी फौजी भाइयों की 40 साल पुरानी मांग पूरी की। और हमारे धामी जी तो खुद ही फौजी के बेटे हैं। वो बता भी रहे थे कि 1 रैंक 1 पेंशन, इस फैसले ने फौजियों को कितनी बड़ी मदद की है। साथियों, ये हमारी ही सरकार है जिसने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये हमारी ही सरकार है जिसने बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड का लाभ आर्मी के साथ साथ नौसेना और वायुसेना के शहीदों को भी सुनिश्चित किया है। ये हमारी ही सरकार है जिसने जेसीओ और अन्य रैंक की पदोन्नति को लेकर पिछले 4 दशकों से चला आ रहा मामला सुलझा दिया है। पूर्व सैनिकों को पेंशन से जुड़ी दिक्कतें ना आए, इसके लिए भी
हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। साथियों, जब फौज के वीर जांबाजों के पास आधुनिक हथियार होते हैं, अपनी रक्षा के लिए आधुनिक उपकरण होते हैं, तो वो उतनी ही आसानी से दुश्मन से मुकाबला कर पाते हैं। ऐसी जगहों पर जहां मौसम हमेशा खराब रहता है, वहां भी आधुनिक उपकरणों से उन्हें बहुत मदद मिलती है। हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता का अभियान चलाया है, वो भी बहुत बड़ी मदद हमारे फौजी साथियों की करने वाला है। और निश्चित तौर पर सरकार के इन सभी प्रयासों का लाभ उत्तराखंड को होगा, यहां के लोगों को भी होगा। भाइयों और बहनों, हम दशकों की उपेक्षा से देवभूमि को निकालने का बहुत ईमानदारी से, पूरी गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद वीरान पड़े गांव फिर से आबाद होने लगे हैं। कोरोना काल में मेरी यहां के अनेक युवाओं से, किसानों से कई बार बातचीत हुई है। जब वो बताते हैं कि उनके घर सड़क पहुंच चुकी है, अब उन्होंने होम स्टे खोल दिया है, तो मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि, पर्यटन, तीर्थाटन और उद्योगों के लिए, युवाओं के लिए अनेक नए अवसर खुलने वाले हैं। साथियों, यहां उत्तराखंड में युवा ऊर्जा से भरपूर उत्साही टीम है। अगले कुछ वर्ष में उत्तराखंड अपने गठन के 25 वर्ष में प्रवेश करेगा। उत्तराखंड को बहुत निकट भविष्य में 25 वर्ष होने वाले हैं। तब उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर होगा, ये तय करने, उसके लिए जुट जाने का यही समय है, सही समय है। केंद्र में जो सरकार है, वो उत्तराखंड की इस नई टीम को पूरी मदद दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास यहां के लोगों के सपनों को पूरा करने का बहुत बड़ा आधार है। विकास का यही डबल इंजन उत्तराखंड को नई बुलंदी देने वाला है। बाबा केदार की कृपा से हम हर संकल्प को सिद्ध करें, इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। अलौकिक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत आपका हर शब्द मां भारती के चरणों में नमन है। आपकी जीवन यात्रा राष्ट्र निर्माण में सर्वस्व न्यौछावर करने की दिव्य प्रेरणा है। गलवान से रेगिस्तान तक डटे हर सैनिक के लिए कर्तव्य पथ पर डटे रहने की प्रेरणा है। जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहां उपस्थित हैं, आप लोग यथास्थिति बनाकर रखें, बैठे रहें। ઈ લોકાર્પણ કર્યું
18 હોસ્પિટલો ખાતે પીએસએ ઓક્સિજન પ્લાન્ટોનું લોકાર્પણ તેમના હસ્તે કરવામાં આવ્યું અને દેશમાં આવનારા સમયમાં દેશને 4000થી પણ વધુ ઓક્સિજન પ્લાન્ટ મળશે તેવી જાહેરાત તેમણે કરી. 1 લાખથી વધુ રસીકરણ કેન્દ્ર તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. દેશમાં 93 કરોડ રસીના ડોઝ અપાઈ ગયા છે. કોરોનાની પણ તેમણે વાત કરી. દેશ ઓક્સિજન પુરવઠાને લઈને આત્મનિર્ભર બનશે. ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ સેકન્ડ વેવમાં જ્યારે કોરોનામાં ઓક્સિજનની ઉણપ ઊભી થઈ હતી તેના કારણે દર્દીઓને હેરાન થવાનો વારો આવ્યો હતો, ત્યારે હાલ પીએસએ ઓક્સિજન પ્લાન્ટ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કર્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લોકાર્પણ કર્યું. 18 હોસ્પિટલો ખાતે પીએસએ ઓક્સિજન પ્લાન્ટોનું લોકાર્પણ વડાપ્રધાનના હસ્તે થયું.